देश रोजाना देख रहे हैं आप और मैं हूं संजय मग्गू। दोस्तों, चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति पर। पिछले कई एपिसोड में, कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हरियाणा की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव हो सकता है। मैंने आपसे चर्चा की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार की। आज आपसे फिर एक बार एक चर्चा में हूँ। आप विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, विभिन्न वेबसाइट्स पर देख रहे होंगे और राजनीतिक गलियारों में चर्चा आपके कानों में जरूर आ रही होगी कि क्या हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है या मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा है। यह चर्चा तब से खासकर शुरू हुई है जब से आदमपुर के उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। जब से आदमपुर में भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं, उस दिन के बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तैर रही हैं, ये खबरें उठ रही हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है। अब अगर हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार करना है, यदि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाना है, तो आप मान लीजिए कि मंत्रिमंडल में पहले बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हरियाणा के अंदर 14 मंत्री हैं और जो नियम है, नियम के तहत 15% जितनी विधानसभा में विधायकों की संख्या है उसका 15% विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। उस लिहाज से हरियाणा का वो दायरा पूरा हो चुका है। 15 विधायक यानी कि 15% के हिसाब से 14 विधायक, 14 लोग हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 12 मंत्री हरियाणा के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। आपको एक मिनट के लिए पार्श्वभूमि में ले चलता हूं। जो पिछला हरियाणा के मंत्रिमंडल का विस्तार रहा या मंत्रिमंडल का गठन रहा, हरियाणा के अंदर सबसे पहले शपथ समारोह जो हुआ आज से सही 37 महीने पहले दीपावली के दिन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली। उसके बाद में 10 मंत्रियों ने शपथ ली और उसके बाद में 28 दिसंबर 2021 को एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसके अंदर बीजेपी से कमल गुप्ता और जननायक जनता पार्टी से देवेंद्र बबली मंत्री बने। अब मैंने आपको पहले बताया कि आदमपुर के उपचुनाव के बाद से यह चर्चा चल रही है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में एक और विस्तार हो सकता है। जब विस्तार, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर विस्तार करना है तो मंत्रिमंडल का में बदलाव करना पड़ेगा, किसी मंत्री की छुट्टी करनी पड़ेगी, तभी भव्य बिश्नोई के मंत्रिमंडल में एंट्री हो पाएगी। तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि अगर भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाना है, जिसके लिए दिल्ली दरबार से लेकर के हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ये आम चर्चा है कि भव्य बिश्नोई मंत्री बन सकते हैं, तो उसके लिए अगर मंत्रिमंडल में विस्तार में बदलाव किया जाए, मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की छंटनी की जाए, नए मंत्री शामिल किए जाएं, तो क्या हो सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में आमूल चूल परिवर्तन की तैयारी में है मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, अमित शाह से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं। और अब क्योंकि उसके बाद से गुजरात का चुनाव चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुका है, दिल्ली नगर निगम में चुनाव चल रहा है, इसको लेकर के बड़े नेता आजकल व्यस्त हैं। माना यह जा रहा है कि 8 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो उसके कुछ समय बाद ही हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी, हरियाणा की राजनीति में भी बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में जो विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में बदलाव होगा वो किस स्तर पर होगा, कितने मंत्री नए आ सकते हैं, कुछ जा सकते हैं, इसको लेकर ही बड़ी चर्चाएं हैं कि हरियाणा के मंत्रिमंडल से 3 से लेकर 5 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। सबसे पहले उन्हीं का जिक्र कर लें जिनकी छुट्टी की बात चल रही है। जिन मंत्रियों की छुट्टी की बात चल रही है उनके अंदर सबसे पहले नाम लिया जा रहा है संदीप सिंह का। संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, खेल कोटे से आते हैं, कुरुक्षेत्र जिले से विधायक हैं। अब हम साथ साथ चर्चा ये भी करेंगे कि जिस मंत्री को अगर हटाया जाता है तो उसके पीछे पार्टी की सोच क्या होगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी। मान लिया जाए संदीप सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और हरियाणा के मंत्रिमंडल में केवल एकमात्र वो मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। इसके अलावा वो खिलाड़ी कोटे को पूरा करते हैं। अगर संदीप सिंह की छुट्टी की जाती है तो अल्पसंख्यक कोटे को पार्टी कैसे पूरा करेगी। अगर संदीप सिंह की छुट्टी की जाती है तो खिलाड़ी कोटे को कैसे पूरा किया जाएगा, ये विचारणीय विषय जरूर रहेगा। दूसरे जिस मंत्री की छुट्टी की बात चल रही है उनमें नाम लिया जा रहा है कमल गुप्ता का। कमल गुप्ता हिसार से विधायक हैं। उनकी जो कमल गुप्ता का जो बैकग्राउंड है वो जनसंघ से जुड़ा हुआ है, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। कमल गुप्ता को 2021 के मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाया गया था और उनके पास लोकल बॉडीज जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। कमल गुप्ता के लिए एक बात यह भी कही जाती थी
कि उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ज्ञानचंद जो हमारे आजकल विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है, लेकिन वो हुआ नहीं और कमल गुप्ता मंत्री बने। अब बात यदि कमल गुप्ता की परफॉर्मेंस को लेकर के उनको हटाने की बात चलती है, राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि कमल गुप्ता की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कमल गुप्ता का 1 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम इस पर नहीं जाएंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि यदि कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह कौन लेगा। मैंने आपको पहले बताया कि कमल गुप्ता जनसंघ से आते हैं, उनका जनसंघ के समय से आरएसएस में उनका लगाव है और आरएसएस उनकी एक बैकबोन है। कमल गुप्ता के साथ में दूसरी बात जो है वो अग्रवाल समाज से हैं और अग्रवाल समाज के इकलौते मंत्री हैं। अब यदि कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो फिर उनकी जगह जो कौन लेगा। हरियाणा के अंदर इस समय जो अग्रवाल समाज से विधायक बने हुए हैं, दीपक मंगला पलवल के विधायक हैं, क्या उनकी लॉटरी लग सकती है? क्या विधानसभा अध्यक्ष को वहाँ से हटा करके और मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है, या यह देखना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो कहाँ चलते हैं। सुधीर जी भी हैं विधायक गुड़गांव से, उनका भी नंबर लग सकता है। लेकिन यदि कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो उनके स्थान पर निश्चित तौर पर किसी अग्रवाल समुदाय के नेता की ही मंत्रिमंडल में एंट्री भी होगी। जो तीसरे मंत्री जिनकी चर्चाएं, हालांकि उनकी विशेष चर्चा नहीं है लेकिन कहीं दबी कुछ झुकी चर्चा उनकी भी है कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। जब पिछला विस्तार हुआ था तो उस समय भी इस बात की राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मूलचंद शर्मा उस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और अधिक प्रभावशाली होकर निकले। वैसे आपको एक बात और बता दें कि मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के जो लोकसभा सदस्य हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, और कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा की ट्यूनिंग भी अच्छी है। मूलचंद शर्मा मुख्यमंत्री के भी नज़दीकी विश्वास पात्रों में माने जाते हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि मूलचंद शर्मा को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि मंत्रिमंडल में कौन सहयोगी होगा, किसकी एंट्री होगी, किसकी छुट्टी होगी, कौन मुख्यमंत्री के साथ काम करेगा, यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। मूलचंद शर्मा लगभग 3 साल से हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, दूसरी बार विधायक हैं। लेकिन यदि मूलचंद शर्मा की कहीं छुट्टी होती है तो स्थिति में कौन मंत्री बन सकता है, उन नामों पर भी चर्चा जरूर होगी। मोहनलाल बरौली का नंबर लग सकता है, ब्राह्मण नेता हैं। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी मोहनलाल का नाम काफ़ी चला था। आजकल वो पार्टी के महामंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक्स में भी हैं। अब अगले नाम पर अगर चर्चा करें कि यदि मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल होता है और किसी मंत्री की छुट्टी की जाती है तो उसके अंदर नाम किसका हो सकता है। जो चौथी मंत्री है जिसकी छुट्टी की बात चल रही है, अगर उसमें नाम लिया जाए तो वो नाम आता है कमलेश ढांडा का। कमलेश ढांडा कैथल जिले से हैं और हरियाणा की एकमात्र महिला मंत्री हैं, यानी कि मान लें कि आधी आबादी का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। कमलेश ढांडा हरियाणा के एक दिग्गज नेता रहे हैं। नरसिंह ढांडा उनकी धर्मपत्नी हैं। मुख्यमंत्री गुड बुक्स में है, पार्टी आला कमान में उनके नंबर ठीक है। पिछली बार विधानसभा चुनाव हार गई थी, अब की बार चुनाव जीत गई। जीतने के बाद से मंत्री हैं और जब से वे मंत्री हैं तभी से ये बात आती रही है कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ ढीली है, कुछ कमज़ोर है। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में भी चर्चा चली थी कमलेश ढांडा को हटाया जा सकता है, लेकिन नहीं हटाया गया। अब यदि कमलेश ढांडा को हटाया जाता है तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो इस लिहाज से सीमा त्रिखा का नंबर भी लग सकता है। सीमा त्रिखा फरीदाबाद से विधायक हैं, लेकिन क्योंकि फरीदाबाद से मंत्रिमंडल के अंदर, सरकार के अंदर पहले ही प्रतिनिधित्व है, केंद्रीय मंत्री हैं, मूलचंद शर्मा हैं, नयनपाल रावत हैं, हालांकि अभी अजय गौड़ सीएमओ से आ गए हैं। लेकिन मान लिया जाए कि अगर कमलेश ढांडा जी को हटाया जाता है तो उनके लिए महिला विकल्प के तौर पर सीमा त्रिखा का नाम आ सकता है। जो 5वें मंत्री जिनका नाम कहीं दबी जबान से लिया जा रहा है वे है जेपी दलाल। जेपी दलाल के बारे में भी जब पिछली बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उन दिनों में भी चर्चा चली थी और अब जब मंत्रिमंडल में बदलाव की बात आ रही है। लेकिन जेपी दलाल के बारे में एक बात अगर कही जाए तो भिवानी जिले से आते हैं, जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि जेपी दलाल के पक्ष में एक अच्छी बात जो है वो ये है कि आदमपुर उपचुनाव में जेपी दलाल प्रभारी थे। ऐसे में संभवतः जेपी दलाल को मंत्रिमंडल में रखा ही जाए, उनकी छुट्टी ना हो। अब मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, कौन जाएगा, नया विस्तार होगा या नहीं होगा,
बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री बदलाव करेंगे भी या नहीं करेंगे, कहीं बदलाव करने के क्या बैड और गुड इम्पैक्ट होंगे, इस पर भी विचार होगा। और इन सब विचार करने के बाद में यह तय होगा कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार हो या ना हो। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपसे पहले ही कहा कि आदमपुर के उपचुनाव के बाद से चर्चाएं चल रही हैं कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा रहा है, भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है। और आपको एक बात और याद दिला दें, आपको वो दिन ध्यान होगा 1 नवंबर का दिन था जब मुख्यमंत्री आदमपुर मंडी के अंदर रैली करने गए थे, चुनावी रैली थी। और उस चुनावी रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदमपुर की जनता से कहा था कि आप भव्य का हाथ मेरे हाथ में दे दो, आगे की मैंने जानी। उस मुख्यमंत्री के उस वक्तव्य को आज तक भी भव्य बिश्नोई के राजनीतिक करियर के साथ लेकर जोड़ा जा रहा है। और क्योंकि आदमपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का उपचुनाव था, उसे जीत करके जहां मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा का लोहा बनवाया, इसके साथ साथ मंत्री हरियाणा के अंदर एक विधायक बढ़ा। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी के पुत्र हैं, यानी कि जो भव्य के पिता भव्य चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं। और चौधरी भजनलाल के परिवार का हरियाणा की लगभग 3 जिलों के अंदर, यानी कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, इन 3 जिलों में ठीक ठाक वर्चस्व है। ऐसे में 2024 को देखते हुए, 2024 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल कर मुख्यमंत्री एक बड़ा राजनीतिक गेम खेल सकते हैं और राजनीतिक गेम चेंजर के रूप में भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में विस्तार होगा नहीं होगा, बदलाव होगा नहीं होगा, ये कम से कम 8 दिसंबर तक तो कुछ नहीं होने जा रहा। उसके बाद यदि जो भी होगा, हमने आज आपको उसके बारे में बताया, भविष्य में जो भी होगा उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।